जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री में अनसोल्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 1, 2, 3 2023 के कर चुके हैं। आज 2023 के सेट 4 और जो है हम लोग सीसी सेट वाला करने वाले हैं। अगर आपके पास राजीव अनसोल्ड है तो आप लोग सेट 3 में देखोगे, अग्रवाल है तो सेट 4 में देखोगे। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से देखना। इसमें जो आपके पास देखो, पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक दोष नहीं है। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने आपकी बात जो ठोस अवस्था चैप्टर है उसको ना हटा दिया उन्होंने। तो उस चैप्टर में ही आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है जो इन्होंने कहा स्टोइकियोमेट्रिक दोष नहीं है। तो नंबर 1 अंतराकाशी दोष, नंबर 2 फ्रैंकेल दोष, नंबर 3 धातु आधिक्य दोष, नंबर 4 शाटकी दोष। जिसमें धातु आधिक्य दोष जो है ये आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक दोष नहीं है। इसके बाद 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो हमने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा है आपको जल के अणुभार को हमने निकालना दिखा दिया था आपको। जल का जो अणुभार है ये होता है 18 और 180 ग्राम मोल। तो हम लोग कहेंगे कि मोलों की संख्या जब निकालते हैं तो भार बटे अणुभार निकालते हैं, तो भार 180 और बटे 18 दशमलव 180, मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट करेंगे 10। इसका शून्य कोटि अभिक्रिया है, आपको कई बार बता चुके हैं कि जो H2Cl2 रिएक्शन 2HCl जो है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 जो है ये करेक्ट है। इसके बाद घान नंबर में है फार्मेलिन जली विलयन है। फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन फार्मेनिल है, फार्मेलिन है। ठीक, तो फार्मेलिन क्या है, किसका जली विलयन है, फार्मेल्डिहाइड का। तो दूसरा ऑप्शन सही है। एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइड से एमीन बनाएंगे। एमाइड से एमीन बनाने के लिए हम लोग सामान्यतः ध्यान रखना कि ब्रोमीन को सांद्र KOH इसकी उपस्थिति में, या तो ब्रोमीन की उपस्थिति में या KOH की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तब बनाते हैं हम लोग एमाइड से एमीन। मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट करोगे आप लोग, Br2 KOH। ग्लूकोज का एल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक से। तो टालिन अभिकर्मक में हम लोग क्या करते हैं कि Ag2O मतलब सिल्वर जो है सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं और सिल्वर का अवक्षेप्त प्राप्त करते हैं टालिन अभिकर्मक में। तो केवल हम लोग रजत दर्पण बनाते हैं। तो टालिन अभिकर्मक में रजत दर्पण बनाते हैं, जिसमें फार्मूला होता है रजत दर्पण का Ag। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 करेक्ट है। इसके बाद दूसरे काम है, किसी घनी जालक के केंद्र पर। यह भी चैप्टर आपके पास ठोस अवस्था चैप्टर से ही है जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। इसके बाद दूसरे खा है, भारा अनुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जली विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। जिसके मोल अंश की गणना करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, बाकी टोटल को नीचे रखते हैं। मतलब समझना, हम लोग दूसरे के खा को करने जा रहे हैं ना। तो लिखेंगे उत्तर 2 और खा। ग्लिसरॉल C3H8O3। सबसे पहले मोलों की संख्या के लिए, मोल प्रभाज के लिए मोल चाहिए। मोल के लिए सबसे पहले हम लोग इसके अणुभार को निकालते हैं। तो लिखेंगे यम बराबर, यम का मतलब अणुभार 3 इंटू कार्बन का 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 16। तो ये हुआ हमारे पास यम बराबर 12 तिया 36 प्लस 8 एकम 8 16 तिया 48। तो यम बराबर हम लोग कहेंगे 8 8 16 16 और ये हुआ 22। बचे हमारे पास क्या 2 नहीं 1, क्योंकि ये हुआ 16 22 2, तो 6, फिर से एक बार कार्बन का 12 1। ठीक, तो ये हुआ 12 तिया 36 8 और 16 तिया 48। ठीक है, 8 और 8 16 और 6 22 2 4 2 7 और 2 9 9 92। तो ये हुआ 92। अब हमारे पास भारा अनुसार 30% ग्लिसरॉल के जली विलयन में, ग्लिसरॉल के जली विलयन में मतलब जल भी है इसमें, तो मतलब 30% क्या है, ग्लिसरॉल है। तो जल जो है हम लोग कहेंगे कि जल जो है तो फिर ये 70% है, क्योंकि जो ग्लिसरॉल है
ये हमारे पास अगर 30% है तो सिंपल है कि जो जल है वो 70% है, और जल का जो अणु भार है ये आप लोग जानते हो, ये होता है 18। H2O का निकाल के चेक कर लो। अब मोल प्रभाज किसे कहते हैं? सबसे पहले मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज हम लोग कहेंगे जिसके मोल के बारे में पूछ दिया जाए। तो मोलों की संख्या को लिख रहे हैं हम लोग Na बटे Na प्लस Nb, जहाँ Na है ग्लिसरॉल का मोल, ग्लिसरॉल का पूछा है, हाँ ग्लिसरॉल, और Na ग्लिसरॉल का मोल और Nb है जल का मोल। तो मोलों की संख्या को भार बटे अणुभार हम लोग जानते हैं, तो इसको लिख रहे हैं हम XA का मतलब ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज। Na मतलब हम लोग कहेंगे 30 बटे नहीं भार बटे अणुभार, हाँ भार बटे अणुभार 30 बटे 92 बटे ये हुआ हमारे पास 30 बटे 92 और प्लस ये हुआ हमारे पास 70 बटे 18। ठीक, तो हम लोग कहेंगे 30 बटे 92 इसके साथ गुणा करेंगे 18 तिका 54 प्लस 7 दूनी 14, एक 963 और एक 65 बटे देखो 18 दिया 54 और 7 दूनी 14 बचा एक 963 और एक 64। ठीक, 7 दूनी 14 बचा एक 963, ठीक है, बटे 92 इंटू 18, इससे ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ये हुआ 30 बटे 1 कर लो, इंटू इस 18 को ऊपर ले जाओ, बटे हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0 करेंगे और ये हुआ 8 हो गया हमारे पास। ठीक, ये हुआ 8, 5 4 9, 6980। अब हम लोग कहेंगे 18 तिया 54, नहीं 10 से 10 कैंसिल कर लो। ठीक, तो और ये वो 18 तिया 54 बटे 698, तो इसे कैंसिल करो, आधा आधा करो, ये 2 दूनी 4 बचा एक 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 नीम 18। अब हम लोग एक काम करते हैं 349 और भाग 27 कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से सारा ले लेंगे, तो आप लोग भी कर सकते हो। 27 349 0.077, तो हम लोग कहेंगे कि यक्स ए बराबर 0.077। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास ग्लिसरॉल का, इन्होंने पूछा, तो ग्लिसरॉल का हमारे पास क्या हुआ, ग्लिसरॉल का हमारे पास ये हुआ मोल प्रभाज। ठीक, इसके बाद इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो हमेशा एक चीज नोटिस करना कि क्वेश्चन जो है आपके पास उसको अच्छे से पकड़ना, अच्छे से पढ़ना और देखना कि क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, हाँ अब देखो हमारे पास और क्या दिया गया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे देखो, उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे गा नंबर में है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। हमारे पास ये दिया गया, तो दूसरे का गा, तो हम लोग करने जा रहे हैं दूसरे के गा, तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर कोई भी डबल संख्या हो ना तो इसको ऐड कर सकते हो, कि डबल डबल है मतलब एक संख्या उसको एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो हमारे पास ये है Zn प्लस 2u, तो Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव रिएक्शन, ये है Zn 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu, डायरेक्टली सेल अभिक्रिया पहले से इन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो पहले से हम लोग कहेंगे कि 1.1 वोल्ट है। इन्होंने कहा है कि गिब्स ऊर्जा, तो गिब्स ऊर्जा जो है ये हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर गिब्स ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गिब्स ऊर्जा
जी नॉट बराबर हम लोग कहेंगे माइनस एन एफ। अब एक चीज और ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे वैल्यूज दे दिए जाए। कुछ कुछ वैल्यूज को जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्थाई वैल्यूज होते हैं उन्हीं को देखते हैं। जैसे माइनस एन एफ जो है और ई नॉट सेल जो है, तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि हमारे पास तो एफ की वैल्यू है नहीं, तो आपको बता दें एन की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, तो गिब्ज ऊर्जा बराबर माइनस एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो दो लिखेंगे। एफ का मान 96,500 ये निश्चित मान है, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक, 96,500 इंटू ये हुआ हमारे पास 1.1 दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो से ये कैंसिल कर लो, तो जी यानी गिब्ज ऊर्जा ये हुआ 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1, 2 छिंग 12 13 1, ठीक, 9 दिन 18 और 1 19। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 पंचे 10 1, 2 छिंग 12 13 1, 9 18, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि गिब्ज ऊर्जा बराबर डबल जीरो है ये, 11 तिया 33 3, 11 निमन 99 99 और 3, 100 102 10, 11 और 10 21। तो हम लोग कहेंगे 212 और 300। ये हमारे पास जो है मोल जूल मोल इनवर्स में है, इसको किलो जूल में बना लेते हैं। किलो जूल में बनाने के लिए 1000 से हम लोग भाग कर देंगे, एक दो जीरो से ये कैंसिल कर देंगे, एक जीरो हटा देंगे यहाँ दशमलव, तो हम लोग कहेंगे गिब्ज ऊर्जा बराबर 212.3 और ये हुआ किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक, ये हुआ किलो जूल मोल इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो घा है वैद्युत कण संचलन को समझाइए। एक चैप्टर इसमें से और भी हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी बोर्ड से, कोलाइडी बिलियन वाले चैप्टर को, ठीक है, जो कि उसी चैप्टर में ही है ये क्वेश्चन वैद्युत कण संचलन, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद शाटकी दोष, ये भी इस बार सिलेबस में नहीं है आपके पास। इसके बाद क्लोरीन के डीकन विधि द्वारा, क्लोरीन के डीकन विधि द्वारा, जो क्लोरीन की डीकन विधि है ये भी आपके चैप्टर तो है बट क्लोरीन को हटा दिया गया, नहीं चैप्टर नहीं है, पी ब्लॉक इस बार नहीं है आपके बुक में, केवल इस बार केवल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ही है, पी ब्लॉक नहीं है। मतलब डी और एफ है तो डी और एफ ब्लॉक का तत्व तो है नहीं क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये पी ब्लॉक के तत्व है, तो ये सब हटा दिए गए इस बार, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। हम लोग तीसरे के खा तक पढ़ चुके, गा तीसरे के गा में है उपसय संयोजन संख्या द्वारा को समझाइए उदाहरण द्वारा। तीसरे का गा तो लिखोगे उत्तर 3 और गा, उत्तर 3 और गा। देखो उपसय संयोजन संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले एक गुरु कोष्टक लोगे, उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु लिखोगे, अब वो केंद्रीय धातु के साथ लिगेंड आबंध बनाकर जुड़े हो तो उसे उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। तो उपसय संयोजन संख्या किसे कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और इसे कहते हैं लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड आबंधन द्वारा, आबंधन का मतलब होता है बंध द्वारा, केंद्र धातु परमाणु के साथ लिगेंड आबंधन द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं, या उपसय संयोजन यौगिक या समन्वय यौगिक कहते हैं। लिगेंडों की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब अगर इसमें पूछ दिया जाए कि समन्वय संख्या बताओ या उपसय संयोजन संख्या बताओ तो 6 बताना आप लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें इन्होंने पूछा है उसका हाइड्रोक्सिल एमीन ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन और ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, सबसे पहली बात तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, बट उसको हम उस प्रकार से लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास तीसरे का घा है, ठीक, तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा, उत्तर 3 और घा। हम लोग उसको उस प्रकार से लिखेंगे नहीं, देखना किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। CH को हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि
C6H12O6 है, लेकिन उसको हम लोग संरचना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन के लिए दिखाते हैं आप लोग। तो CHO लेंगे, फिर CHOH का होल ट्वाइस होल फोल लेंगे, अभी दिखा रहे हैं आपको। फिर लास्ट में हम लोग CH2OH लिखते हैं। तो C एक बार दो बार मतलब यहाँ पर 4 लिखेंगे। ये ग्लूकोज ही है, आप लोग चेक कर सकते हो क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक, अब इसमें इन्होंने कहा है ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ना हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो सेम समझना, CH फिर CHOH का होल 4 फिर CH2OH। बस यहां पर हम लोग क्या क्या जोड़ देंगे समझना। CN से हम लोग CN को ले लेंगे, ठीक है। और हाँ, इन्होंने कहा कि ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके CN को ले लेंगे, और हाइड्रोक्सिल के लिए OH भी चाहिए हमें। तो समझना पहले, यहां पर OH एमीन के लिए N होना चाहिए। तो चाहो तो यहां पर केवल N लिख दो, या तो फिर हम लोग इसको CN लिख देते हैं। दोनों के दोनों लिख सकते हैं, बशर्ते हमें एक काम करना होता, पहले एक काम करना हो पड़ता में, हम लोग पहले ही इसको जो है ना डायरेक्टली ये ना बनाकर हमें ये बनाना चाहिए था, पहले हाइड्रोक्सिल मतलब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल बनाना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये भी अभिक्रिया कर सकते हैं। सेकेंड में इन्होंने कहा है, सेकेंड में ब्रोमीन जल से अभिक्रिया ना, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कहा इन्होंने, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला सेम फार्मूला, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना है। अब हम लोग किससे अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीन जल से। तो Br2 से इसकी क्रिया करा देंगे, ब्रोमीन जल से। अब बात ये है कि जब ब्रोमीन जल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक, तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब समझना, यहाँ पर C इसको बदल देंगे, तो यहाँ पर तो वही रहेगा CHOH का होल 4 और यहाँ पर CH2OH, बट यहाँ पर आपके पास हो जाएगा COOH। बस इतना, अब ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। अब देखो, इसे हम लोग कहेंगे ग्लूकोनिक अम्ल कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक अम्ल। अब वो तो आपके पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है, आप लोग कहोगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है ये। अब देखो, इन्होंने आगे क्वेश्चन में हमसे कहा है, तीसरे घा के बाद चौथे का निर्नष्ट, यानी निर्नष्ट समीकरण का रासायनिक सेल इसका अनुप्रयोग भी लिखिए, यानी निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, वही E बराबर E0 सेल माइनस, यानी आप लोग कह सकते 2.303 RT बटे NF इंटू लॉग, फिर ऊपर भी सांद्रण नीचे भी सांद्रण, मतलब अभिकारक की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता, बस यही लिखते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे का आपके पास चौथे का में है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो की पहचान कैसे करेंगे। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो की पहचान, एमीन की पहचान करने के लिए हम लोग, एमीन का मतलब होता है NH समूह होना चाहिए। अगर NH समूह एक कार्बन से जोड़ देंगे, वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ जाए तो हम लोग प्राथमिक एमीन कहेंगे। वही कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ जाए तो द्वितीयक एमीन कहेंगे। वही कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ जाए तो तृतीयक एमीन कहेंगे। मतलब हमारे पास चौथे का हम लोग करेंगे गा। चौथे खा देखो विषमांगी उत्प्रेरण है, ये नहीं पढ़ा रहे, ये है नहीं, ठीक है। लिखेंगे उत्तर हम लोग चौथे का गा।
चौथे गा में है प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इन्होंने कहा है कि इनकी रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्राथमिक एमीन, सबसे पहले ये एक हमने हाइड्रोकार्बन लिया और इसमें हमने NH2 समूह जोड़ दी, तो इसे हम लोग प्राथमिक एमीन कहेंगे। थोड़ी देर को आप लोग एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कहा उन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। हाँ, पहचान करके रासायनिक समीकरण लिखिए। हाँ, तो इसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक एमीन, क्योंकि एमीन जिससे जुड़ा हुआ है वो एक हाइड्रोकार्बन है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन। और इसमें हम लोग, अगर आप लोग नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराना चाहो तो नाइट्रस अम्ल से भी क्रिया करा सकते हो, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना चाहो तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा सकते हो। तो मतलब यहाँ पर हम लोग नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा रहे हैं हम NHNO2, जिसको हम लोग कहेंगे नाइट्रस अम्ल। चलो लिख नहीं रहे, बता दे रहे। तो ये क्या है हमारे पास, नाइट्रस अम्ल। रिएक्शन करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब यहाँ पर CH दोनों है, वो हमने लिखा नहीं है। ठीक, यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो भाई साहब इस R को, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसे एक यहाँ से O और H दे दो, तो O दिया, H दिया, ये हुआ ROH। अब यहाँ पर N जो है, एक N ये और एक N ये, तो हम लोग कह सकते हो कि N2 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमने N2 को बाहर निकाल दिया, जो कि गैस है, प्लस यहाँ पर H 2 बार है और यहाँ पर एक O है, तो हम लोग कहेंगे H2O। ये रासायनिक समीकरण हुआ और ये हमारे पास प्राथमिक एमीन हुआ, ये 1 डिग्री एमीन। अब हम लोग कहेंगे द्वितीयक एमीन। एमीन को जिस हाइड्रोकार्बन से जोड़ेंगे ना, जिस कार्बन से जोड़ेंगे ना, वो 2 कार्बन से वो जुड़े होने चाहिए। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, R2 और NH2 प्लस। फर्स्ट कंडीशन में नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा दी हमने, सेकेंड कंडीशन में भी, थर्ड कंडीशन में भी नाइट्रस अम्ल से ही क्रिया कराएंगे। तो ये हो जाएगा HNO2 रिएक्शन। ये 2 डिग्री इसलिए हुआ है क्योंकि ये 2 हाइड्रोकार्बन से ये जुड़ गया ये। ठीक है, अब हमारे पास इसे तो वही लिखेंगे हम लोग, R2। देखो एक ये N और एक ये N, तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, R2N और प्लस जल को तो निकालेंगे ही, H2O बचा क्या आप समझना, H2 और ये O, एक O बचा और एक N बचा और एक H भी बचा हमारे पास। तो इसको नहीं, ये N 2 बार और H2O, तो H2O, एक O बचा हमारे पास, तो इसको हम लोग लिखेंगे R2NO। अब हम लोग तृतीयक एमीन को प्राप्त करेंगे। तृतीयक मतलब R3 ले लो, NH2 ले लो, HNO2 ले लो, रिएक्शन करवा दो। यहाँ पर ये हुआ 3 डिग्री एमीन, क्योंकि एमीन जिसके साथ जुड़ गया ना, उसको 3 कार्बनों से जोड़ दिया हमने, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे समझना, R को तो लिखते ही है, R को लिखेंगे, ये जो N है इसको अलग अलग करके लिखेंगे हम लोग। कैसे समझना, R3 और इसके बाद एक ये N है और ये N हुआ और ये N और ये O2। अब यहाँ पर जल को नहीं निकालते, इसको एक साथ लिखते हैं, तो HNO2 लिखेंगे, उसको हम लोग HNO2, जो कि ये माइनस में और ये प्लस में है। ठीक, और ये 3 डिग्री एमीन है, तो इसे हम लोग कहेंगे, इसे कहेंगे नाइट्राइड लवण कहेंगे हम लोग, नाइट्राइड लवण कहेंगे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में वहां से इन्होंने क्या को पूछा है, चौथे के गा के बाद चौथे का घा, DNA तथा RNA में अंतर बताइए। सबसे पहली बात तो DNA और RNA में अंतर ये है
कि डीएनए जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए जो है ये केवल राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसके अलावा डीएनए जो है ये कोशिका के नाभिक में गुणसूत्रों में पाया जाता है। डीएनए कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए जो है ये द्विकुंडलिन द्विकुंडलिन ठीक है होता है, तथा ये जो है विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। और आरएनए जो है ये एक रज्जुक रूप में पाया जाता है, एक रज्जुक, ठीक, एक रज्जुक और ये दो कुंडली यूं घूम घूम के। इसके प्रीवियस सेट में बताया था हमने, क्रिक्सन और वाटसन का मॉडल जो है वही। और इसमें आपको पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए आनुवंशिक का वाहक भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डीएनए जो है ये आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए जो है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अंतर के बाद आगे क्वेश्चन में है विलयन के परासरण दाब को समझाइए और मोलर संबंध भी आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले इतने को ही आप लोग शॉर्ट कर लो, फिर परासरण दाब को पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देखो फिर इन्होंने क्वेश्चन आगे पूछा हमसे कि परासरण दाब को समझाइए। परासरण दाब किसे कहते हैं? जब कोई विलयन हो और उसमें विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। जो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर प्रवाहित कर जाते हैं उसके अंदर, तो उसको रोकने के लिए, विलायक के अणु को अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। और इन्होंने इसी परासरण दाब में इन्होंने ये पूछा है कि विलयन के परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध आप लोग बताइए, स्थापित कीजिए। मतलब 5 में का तो लिखोगे उत्तर 5 और का, उत्तर 5 और का। तो इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे कि परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान, परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध, ठीक, ये हेडिंग डाल लेंगे। ये हुआ हमारे पास हेडिंग, ठीक, ये हुआ हेडिंग। परासरण दाब को हम लोग सामान्यतः किससे लिखते हैं ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि परासरण दाब को हम लिखते हैं पाई से, ठीक। बाकी परासरण दाब तो हम लोग जान चुके हो, तो परासरण दाब को हम लोग किस लिखते हैं? पाई से। इन्होंने कहा है कि संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सामान्य विलयन का समीकरण के अनुसार, हाँ, हम लोग कहेंगे सामान्य विलयन के समीकरण के अनुसार। अब बात आखिर ये है कि सामान्य विलयन के समीकरण है क्या, ये तो कह दिया तो है क्या। तो आपको बता दें कि ये फार्मूला होता है पाई वी बराबर म्यू आर टी या एन आर टी, दोनों कर सकते हो आप लोग। म्यू आर टी भी कर सकते हो, एन आर टी भी कर सकते हो। जहां पाई क्या है? परासरण दाब, वी क्या है? आयतन, एन क्या है? एवोगाद्रो संख्या, और आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक, और टी क्या है आपके पास? टेम्परेचर कर दोगे वहां पर, ठीक है। और यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो एन है, एन बराबर एवोगाद्रो संख्या नहीं, यहाँ पे हम लोग विलेय के मोलों की संख्या लेंगे। तो जहां एन बराबर हम लोग कहेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या। क्यों? परासरण दाब है तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या लेंगे हम लोग। परासरण दाब जो है अणुसंग गुणधर्म पर आधारित है ना, तो विलेय के मोलों की संख्या लेंगे। और जो विलेय के मोलों की संख्या है, अर्थात हम लोग कहेंगे
कि अर्थात n बराबर विलेय के मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे फार्मूला होता है n बराबर W बटे m। अब आखिर W क्या है, तो W जो है विलेय का द्रव्यमान लिखेंगे और विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है उसे हम लोगों ने स्मॉल m से लिया। विलेय का द्रव्यमान W, विलेय का आणविक द्रव्यमान m। हमें आणविक द्रव्यमान चाहिए इसलिए लिया हमने, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि मोलर द्रव्यमान, इसलिए हम लोगों ने n का मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है पाई v को पाई v लिखो, n की जगह W बटे m लिखो और RT की जगह RT लिखो। बात क्लियर। हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए, इसे गुणा में पहुंचा दो, तो m पाई v बराबर WRT। पाई v को बटे में पहुंचा दो तो m बराबर हम लोग कहेंगे कि WRT बटे पाई v। अब यही है मोलर द्रव्यमान जो हमें चाहिए। ठीक, तो यही हुआ मोलर द्रव्यमान और यही हमें फार्मूला चाहिए, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को समझाइए, उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन भी कीजिए। तो इन्होंने कहा कि अभिक्रिया का वेग, वेग वेग किसे कहते हैं? वेग सबसे पहली बात तो कई बार बता चुके, वेग किस पर निर्भर है। जैसे जो कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया के इधर वाले को, जैसे इधर वाले को रिएक्शन, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें धीरे 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 मतलब इसमें धीरे 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 होने वाली कमी को हम लोग अभिक्रिया की वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की वेग। मतलब अभिकारक जो है, अभिकारक के दर में होने वाली कमी को, धीरे समय के अनुसार होने वाली कमी को हम लोग उसका अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग है। तात्क्षणिक मतलब जानते हो, एक एक सेकेंड में, सूक्ष्म समय में बहुत जल्दी हो जाने वाली क्रिया को हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया कहेंगे या तात्क्षणिक वेग कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन आगे इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये है, CR/Z बराबर 24 और CU/Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, और संक्रमण तत्वों के दो प्रमुख लक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। लक्षण मतलब दो गुण, संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ये इनके एक गुण है। ठीक है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी इनके एक गुण है। क्यों अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि किसी में अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, किसी में नहीं भरे होते, तो इसलिए जिनके नहीं भरे होते हैं, कक्षाएं खाली होती है, तो उनको भर सकते हैं हम लोग, इसलिए उसको अनुचुंबकीय गुण हम लोग कह देंगे। मतलब इन्होंने कहा सबसे पहले 5वें गा नंबर जो है यही पर लिखते हम लोग, 5वें गा। तो 5वें गा तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 और गा। हम लोग एक लेंगे क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24, एक लेंगे कापर जिसका परमाणु क्रमांक 29, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। भाई साहब एग्जामिनर बहुत चालाक है, पता क्यों? देखो, क्रोमियम और कापर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब दोनों में अपवाद है, और दोनों के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने को कह रही है। तो निकालते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d भरेंगे, 4s भरेंगे भाई, क्योंकि d ब्लॉक का तत्व है, तो d ब्लॉक के तत्व में हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए एक d और s दोनों जाते हैं। अब देखो यहाँ 2 2 4 और ये 10 और ये 18 6 चाहिए, तो 6 के लिए काम करते हैं, इन्हें दे देंगे 5 और इन्हें दे देंगे 1। तभी यही अपवाद है, इसमें यही अपवाद है, क्योंकि हम लोग इसको 2 दे देते हैं और इसको 4 देते हैं, तो 2 देने पर हम लोग देख पा रहे हैं अगर 2 देंगे ना तो इसकी कक्षाएं भरी रहेगी, बट इसकी कक्षाएं खाली रहेगी। तो डी के पास 5 कक्षाएं होती है और पांचों को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसीलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं, जो कि यही अपवाद है। ठीक है, अपवाद का मतलब ये नहीं कि कुछ गलतियां नहीं, उसकी कक्षाएं कंप्लीट है, कक्षाओं को कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं। कापर 29 है तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d और 4s। यश में तो बनी भरते हैं। अब गिनो, ये हुआ हमारे पास 4 10 18 और इसमें पूरा 10 दे दो। अब आप बात क्या है जानते हो कि इसमें देखो इसी कक्षा है, यश के पास एक कक्षा है और वो कक्षा कंप्लीट है। इसके पास 5 कक्षाएं हैं, पांचों में 2 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वो भी कंप्लीट है, दोनों संतुष्ट, यही अपवाद है। ठीक हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखो इन्होंने कहा है आगे, और इसके दोनों लक्षण बता चुके हम। आगे क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि घ नंबर में उपसय संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए। CFT सबसे पहले कुछ स्टूडेंट जो है वो CFT सोच के डर जाते हैं कि CFT तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। CFT बता दें आपको, इसको फुल फॉर्म होता है, C का मतलब क्रिस्टल, F का मतलब फील्ड और T का मतलब थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पता है क्या करते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में हम लोग जो हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत एक स्थिर वैद्युत मॉडल है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो एक स्थिर वैद्युत मॉडल है और जिसके अनुसार जो है धातु लिगेंड आयनिक रूप में, आयनिक मतलब धनायन ऋणायन, आयनिक आबंध होते हैं, मतलब धातु के साथ लिगेंड आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जो केवल आपको बता दें कि धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य अन्योन्य क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होते हैं क्रिस्टल आबंध क्षेत्र में। ठीक, बाकी आप लोग देख सकते हो कि आपको दिखा दी, सभी सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा दिए जाते हैं आपको, उससे आप लोग अच्छे से लिख सको। ठीक है, जिससे कि आप लोग कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो आपको बता दें कि सारे रासायनिक समीकरण जो है इन्होंने कहा है कि इनकी रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, फिनॉल का ऑक्सीकरण, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। ठीक, तो देखो सारे इसको हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं स्क्रीन पर, जिसको आप लोग देख के लिख सको। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि आप इसकी थ्योरीज भी है, तो थ्योरी से पूछ ही नहीं गई है, थ्योरीज भी है, उसको भी आप लोग अच्छे से लिख लो, लिख लेना, जिससे कि आप लोग टिप्पणी जब पूछ दिया जाए तब उसको आप लोग लिख सको। ठीक, क्वेश्चन आगे हैं, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो केवल प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, मतलब हम लोग कहें क्वेश्चन नंबर हम लोग पूछेंगे 6। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 6 का जो हमने बताया नहीं, बता दे आपको, 6 का जो का है क्या होता है जब सोडियम एजाइट को गर्म करते हैं, लिथियम नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं और अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं। हाई नहीं इस बार सिलेबस में। इसके बाद देखो ये भी नहीं है, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि, ये भी नहीं है आपके पास। हाँ, इसीलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे 6 का जो खा है, खा का दूसरा, खा के अथवा का दूसरा, तो लिखेंगे उत्तर 6 और खा और अथवा और उसी का दूसरा। ठीक, दूसरा करने जा रहे हैं हम लोग। देखो ये जो क्या होता है जब ये है नहीं, इसमें क्या होता है जब ये तो है, बट इसमें जो क्या होता है जब ये जो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इन्होंने कहा ये नहीं है इस बार, जो सोडियम एजाइड वगैरह है और अमोनिया का औद्योगिक निर्माण विधि, ये भी नहीं है, अमोनिया भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है इस बार। ठीक है, पी ब्लॉक का तत्व है ही नहीं। ठीक है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक आपके क्लास 11 मतलब फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंचा दिया गया इसको। तो 4 तत्व हैं, एस पी डी एफ, एस पी है फर्स्ट ईयर में और डी एफ है इंटर में। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की पहचान, तो हम लोग कहेंगे प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की पहचान के लिए इन्होंने कहा केवल जो है रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल।
मतलब रासायनिक समीकरण द्वारा ही इन्हें कैसे पहचानेंगे, ये इन्होंने कहा है। तो देखो प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल को, तो हम लोग जो है प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल को एक बार प्राप्त कर चुके, फिर प्राप्त कर रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। ठीक, किससे? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। तो हम लोग कहेंगे ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नाक भी करते हैं, तो हम लोग कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से हम प्राप्त कर रहे हैं किसे? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के लिए सबसे पहले हम लोग मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 MgI लेते हैं। पहले ये समझना आप लोग। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? CH3 MgI प्लस, सबसे पहले मेथिल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाएंगे। मेथिल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। ठीक, ये हो गया मेथिल्डिहाइड। अब इसके साथ रिएक्शन जैसे ही कराएंगे, रिएक्शन में देखो दो चरणों में रिएक्शन को पूर्ण करते हैं। एक चरणों में हम लोग क्या करते हैं, सभी को मिला देते हैं, और द्वितीय चरणों में जल अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबको मिला देंगे। तो CH3 को लिखेंगे, Mg से पहले O को लिखेंगे, ये हम लोग ध्यान रखना। ठीक, तो CH3 CH2 O Mg, CH3 CH2 O MgI। अब इसका जल अपघटन कर देंगे, मतलब HOH और ये हुआ आयन। अब अपघटन के बाद MgOHI बनाओगे, हमेशा जो बचेगा उसको लिखोगे। तो ये बनाएंगे हम लोग MgOHI। तो Mg को खत्म करो, I को खत्म करो, यहाँ से O और ये H, इसे खत्म किया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास समझना, ये हमारे पास CH3 ये है सिंगल बॉन्ड, ये C है, और इसके एक H को दे दो और इसको एक H O को दे दो, तो सिंगल बॉन्ड OH। OH जिस कार्बन के साथ है वो मात्र एक कार्बन के साथ है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। बात समझ पाई ना? अब देखो सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन, ये हुआ सेकेंड कंडीशन, फिर से वही लेंगे हम लोग CH3 MgI प्लस। अब एथिल्डिहाइड लिया था, मेथिल्डिहाइड लिया था, अब एथिल्डिहाइड लेंगे। एथिल्डिहाइड में एक कार्बन हम लोग एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे CH3 C, एल्डिहाइड के लिए CHO समूह जोड़ते हैं, तो हम लोग कहेंगे ये हुआ हमारे पास CH समूह। रिएक्शन पहली बार में हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखते हैं, CH3 लिखेंगे। ठीक, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समझना। पहले इस C को लिखते हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग CHO, तो लिखेंगे CHO MgI MgI। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इस CH3 को, और यहाँ पर लिख रहे हैं इस CH3 को। अब पुनः रिएक्शन कर देंगे और जल अपघटन कर देंगे हम लोग। ठीक, जल अपघटन के दौरान समझना, इस CH3 को लिखेंगे, फिर C, यहाँ पर ये CH3 लिखेंगे। हम लोग बनाएंगे क्या, MgOH और I तो बनाते हैं, Mg को हटाओ, I को हटाओ, हटाया हमने, OH को हटाया, OH को हटा, तो यहाँ पर एक C बचा हमारे पास। नहीं, एक काम तो करना पड़ेगा हमें, एक OH तो हमें चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक OH चाहिए, तो वो तो लेना पड़ेगा। सबसे पहले इसे ही हम लोग OH के रूप में रखो। पहले C के पास कितने बंद होते हैं? टोटल 4 बंद होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 4 बंद के मुताबिक यहाँ पर C के 1 2 3 बंद है, तो भाई एक H चाहिए, तो एक H दे देते इसको, और यहाँ पर OH। अब एक बार फिर से समझना पड़ेगा आपको,
इसे लिखा हमने CH को लिखा, CH को लिखा, O को लिखा, O को लिखा, एक इस O को ले लिया तो ये हुआ OH। ठीक है, अब हमारे पास Mg को लिखेंगे और इसके OH को ले लेंगे और इसको I ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि OH जिससे जुड़ा हुआ है वो 2 से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे इसे कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। इसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। अब तृतीयक के लिए हम लोग इसे तृतीयक के लिए फिर से वही, अब हम लोग क्या करेंगे, CH3 लेंगे, Mg लेंगे, I लेंगे, प्लस मेथिल्डिहाइड लिया, एथिल्डिहाइड लिया, प्रोपेल्डिहाइड ले सकते हो आप लोग। ठीक, हाँ प्रोपेल्डिहाइड ले सकते हो। तो लिखेंगे हम लोग CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये फिर CH3। ठीक, एल्डिहाइड के लिए CHO समूह होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कीटोन से क्रिया करवा देते। ठीक है, चलो छोड़ो। अब रिएक्शन के बाद यहाँ पर हम लोग सभी को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस C को लिखेंगे, यहाँ पर ये CH3, ये CH3 और ये CH3, तो यहाँ पर ये CH3 और Mg, अब लिखेंगे हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, हो गया OMg। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग OMgI। फिर इसका जल अपघटन करेंगे, तो इसको I से दिखाते हैं, यहाँ पर H धन आयन और HOH जल अपघटन दिखाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास CH3, ये C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, हाँ यहाँ पर फिर प्लस करके Mg, तो लिखेंगे हम लोग प्लस करके MgOHI, तो लिखेंगे ही, ना दिख रहा हो तो समझ लेना कि MgOHI है। ठीक, और प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, OH, OH जिसके साथ जुड़ गया हुआ 3 कार्बन के साथ है ना, ओ देखो 1 2 3 कार्बन के साथ, तो इसे 3 डिग्री कहेंगे, इसे तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। अब इन्होंने पूछा है हमसे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग डीपली को समझना, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल इन्होंने जो कहा है इसको हम लोग कई बार करवा चुके हैं, इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी, इलेक्ट्रॉन अपनयक, क्यों इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले बता दें कि ये जो है प्रेरणिक प्रभाव के कारण जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करती है तथा अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन निर्गमित भी करती है। और आपको बता दें कि प्रेरण प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बने मध्यवर्ती कार्बोधन आयन को अस्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, और बात रही आर्थो और पैरा, तो आपको बता दें कि आर्थो तथा पैरा स्थिति पर आक्रमण के अनुनाद प्रेरण प्रभाव के विपरीत कार्य करता है तथा आर्थो और पैरा स्थितियों में निष्क्रियण को कम करता है। इस प्रकार अक्रियशीलता अभिक्रियाशीलता प्रबल प्रेरण प्रभाव के द्वारा तथा अभिविन्यास अनुनाद प्रभाव के द्वारा नियंत्रित होता है क्लोरीन। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। मतलब आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दिए गए आपको आंसर, इसको पहले आप लोग लिख लो, इसको कम से कम 2 बार पढ़ लो, जिससे कि आप लोग इसको याद भी रख सको। ठीक है, कुल मिलाकर क्लोरीन जो है एक, देखो इन्होंने कहा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होते हुए, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होते हुए भी क्लोरीन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन को दान देती रहती है, मतलब समझना, सॉरी दान नहीं देती हो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। फिर अनुनाद संरचना पे आते हैं। अनुनाद संरचना पे जैसे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम लोग,
क्लोरोबेंजीन में Cl के पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन्होंने ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन काम होता है ग्रहण करना, आकर्षित करना। इन्होंने आकर्षित किया, पहले ये इसे इलेक्ट्रॉन देती है, फिर इसे इलेक्ट्रॉन देती है, फिर इसे इलेक्ट्रॉन देती है, फिर इसे इलेक्ट्रॉन देती है, पुनः वापस ले लेती है। इसे अनुनाद संरचना कहते हैं। इसी कारण से आर्थो, देखो ये हुआ, इसे कहते हैं आर्थो, आर्थो इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आर्थो और पैरा। इन्होंने कहा आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। तो अनुनाद अवस्था के लिए, अनुनाद के लिए ये आर्थो और पैरा पर कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। हाइलो एरीन की नाभिक नहीं बुर्टच फिटिंग अभिक्रिया और सैंड मायर अभिक्रिया। तो बुर्टच फिटिंग अभिक्रिया, बुर्टच फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझना कि इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इस अभिक्रिया का प्रयोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में एरिल हाइलाइट तथा एल्किल हाइलाइट के मिश्रण को गर्म करके बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, या एथिल बेंजीन बनाते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बुर्टच फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद बुर्टच फिटिंग अभिक्रिया, और इन्होंने पूछा है सैंड मायर अभिक्रिया। सैंड मायर अभिक्रिया किसे कहते हैं समझना। हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से चाहे क्लोरोबेंजीन बनाओ, चाहे ब्रोमोबेंजीन बनाओ, और चाहे बेंजोनाइट्रल बनाओ, इसी इन तीनों में से कुछ भी बना दो, उसे ही सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो सैंड मायर अभिक्रिया से बेंजीन डाइएजोनियम से क्लोरोबेंजीन को बनाना, ब्रोमोबेंजीन को बनाना और बेंजीन नाइट्राइल को बनाना। ठीक है, बेंजो नाइट्राइल को बनाना, इसे हम लोग कहते हैं सैंड मायर अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि हाइलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। जो अभी हमने अनुनाद प्रभाव को समझाया था, यही अनुनाद प्रभाव है। क्लोरीन क्या करती है, पहले इलेक्ट्रॉन आर्थो को देती है, फिर पैरा को देती है, फिर पैरा से आर्थो को लेती है, फिर पुनः ले लेती है, यही अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे। और इसके बाद हाइलो एल्कीन के दो धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी इन्होंने पूछा है। देखो, तो इन्होंने पूछा है सबसे पहले तो हाइलो एल्कीन के दो धातुओं से रासायनिक समीकरण। तो लिखते हैं सबसे पहले हम लोग, कौन सा हमारे पास है उत्तर, हम लोग करेंगे सातवें का अथवा का अथवा का दूसरा, सातवें के का अथवा का दूसरा। तो लिखेंगे उत्तर 7 का अथवा और इसी का दूसरा। क्वेश्चन में है हाइलो एल्केन के दो धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसके साथ क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी हो उसको जोड़ दो, इसे हाइलो एल्केन कहेंगे। ठीक, इसे हाइलो एल्केन कहेंगे। और इसके साथ हम लोग दो धातुओं, जैसे हम लोगों ने मान लो कि मैग्नीशियम से ही इसकी अभिक्रिया करा दी, अभी हम लोग किया था, तो इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, जिसको हम लोग बना देंगे CH3MgI। और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे इसको। हाँ, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, तो शुष्क ईथर तो लेंगे ही। तो ये हो गया हमारे पास। एक और पूछा इन्होंने, तो एक काम करते हैं C2H5। अब देखो ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसमें Cl Br कुछ भी ले सकते हो, तो हम लोग ले लेंगे क्लोरो, ठीक है, एथिल क्लोराइड हो गया ये, प्लस कोई भी धातु ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कुछ भी ले लो। तो हमने सोडियम ले लिया, हमने सोडियम का फार्मूला Na। इसमें भी हम लोग किसकी उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। अब Na चाहे तो Cl को लेकर भाग सकता है वो, तो अगर Cl को लेकर भाग जाए वो, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये बनेगा C2H5 रिएक्शन C2H5, और प्लस हमारे पास ये बनेगा NaCl। C2H5 दो बार है, 2 से गुणा करो, Cl दो बार हो गया, 2 से गुणा करो, Na दो बार हो गया, तो 2 से गुणा करो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। इन्होंने कहा है कि 2 समीकरण दीजिए, तो एक समीकरण ये हुआ और एक समीकरण हमारे पास ये हुआ।
बात क्लियर? इन्होंने पूछा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन के एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक, तो दोनों की संक्षिप्त टिप्पणियां इन्होंने कहा है कि एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया। तो एल्डोल संघनन से इस बार जो आपके पास कैनिजारो अभिक्रिया है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना अच्छे से तैयार रखना कि कैनिजारो अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, फार्मेल्डिहाइड लेते हैं और फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म कर देते हैं। फार्मेल्डिहाइड लेंगे, NaOH के साथ गर्म कर देंगे, क्रिया करा देंगे, जिससे मेथेनॉल और सोडियम फार्मेट बनेगा। वही हमारे पास है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है हमारे पास? कैनिजारो अभिक्रिया। और एल्डोल संघनन में हम लोग क्या करते हैं, एल्डोल संघनन में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त एल्डिहाइड कीटोन के दो अणु तनु क्षार, मतलब NaOH ले लो, Na2CO3 ले लो, BaOH का वोल्टेज ले लो, आदि से क्रिया संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, और क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या करते हैं, हम लोग एसिड एल्डिहाइड लेते हैं और फार्मेल्डिहाइड लेते हैं, दोनों की अभिक्रिया कर देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनोल्डिहाइड बनता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। लास्ट क्वेश्चन है 7वें का, खाका अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण दो। तो उत्तर हम लोग करेंगे 7, तो उत्तर 7 खा और अथवा, तो हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। टोटल इन्होंने कहा 1 नहीं, 2 भी नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 विधि जो है ये बताइए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल इन्होंने कहा है कि जो 5 विधि है, 5 विधि बताओ। सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए मेथेनॉल का प्रयोग करेंगे, एथिल एल्कोहल का प्रयोग करेंगे। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास CH2H5OH, लिखेंगे CH3CH2OH। ठीक, अब हम लोग इसको जो है KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। KMnO4 या H3 आयन की उपस्थिति में जब क्रिया करा देंगे, तो जब क्रिया करा देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब CH3COOH बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बना देते हैं CH3, ये हुआ, और CO इसके एक O ले लो, तो COOH, तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले हम लोगों ने किससे बनाया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे कहेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टिक अम्ल। तो यही है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको हम लोगों ने एथेनॉल से बनाया है। दूसरा हम लोग मेथिल नाइट्राइल से बनाएंगे CH3CN, जो कि मेथिल नाइट्राइल है। ठीक, क्या है, मेथिल नाइट्राइल है। इसमें हम लोग जल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे और तनु HCl से भी इसकी अभिक्रिया करा देंगे। बनाना क्या है हमारे पास, CH3COOH बनाना है। ठीक है, CH3COOH बनाना है, तो CH3 ये हुआ हमारे पास, CH3COOH तो बनना ही है, तो CH3 ये हुआ और C ये हुआ और ये O, ठीक, बैलेंस कर लेंगे, और O और H मतलब बैलेंस करना पड़ेगा मैं, ये N और इसके H ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा NH3, जो कि अमोनिया है, ये गैस है। O 2 बार है, तुरंत यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। ठीक, अब देखो हम लोग जो हैं 2 बार बना चुके हैं, तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने एथेनॉल से बनाया है, अब हम लोग जो है मेथिल नाइट्राइल से बना चुके हैं। अब हम लोग जो है अम्ल क्लोराइड यानी CH3COCl से बनाएंगे, अम्ल क्लोराइड।
CH3COCl से बनाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कि अम्ल क्लोराइड। ठीक, CH3CO, इसमें हम लोग जल ले लेंगे तो H2O और इसका आयनीकरण कर देंगे। हमें तो बनेगा क्या, CH3COOH चाहिए ही। तो CH3CO, इसके O ले लो, इसको O ले लो, H ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, HCl बचा है। तो HCl को बाहर निकाल दो, तो हम लोग कहेंगे कि HCl प्लस। चौथा कंडीशन, ठीक, अम्ल क्लोराइड के बाद चौथा कंडीशन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड्स बनाते हैं। CH3COO, CH3COO फिर CO, ठीक है, CO फिर CH3, इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2O से क्रिया करवा दो, फिर रिएक्शन। CH3COOH तो बनाओगे, तो CH3COOH, CH3COO और एक H ले लो, फिर CH3COOH 2 बार है, तो 2 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब एक और बचा है, ठीक, एक और बचा है, उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो एक यहां पर हम छोटा करके लिख देते हैं। ठीक, तो CH3CONH2 से बनाते हैं हम, CH3CONH2। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोनियम आयन से इसके अभिक्रिया करा देंगे। हाइड्रोनियम आयन, ये हुआ हाइड्रोनियम आयन। बनाना क्या है, CH3COOH, CH3COOH, CH3COO इसका ले लिया H, और ये प्लस NH3 को बाहर निकाल दो, और ये बन गया रिएक्शन। तो आज जो है हम लोगों ने जो सेट हमारा 4 है 2023 का, वो तो हम लोगों ने कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग जो है सेट पढ़ेंगे 5 को। ठीक है, 5 को CD, जो आपके उसमें जो भी हो CD मिला लेना, 5 हो 6 हो, ठीक है, CD मिला लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक सेट पे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट।